व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा बिजी था अपने पर्सनल काम में, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया काफ़ी दिनों से। पर अब से उम्मीद करता हूँ मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आज का ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप इन 3 कंट्रियों में 2 हफ्ते के लिए कैसे जा सकते हैं, वीज़ा के बारे में, होटल्स के बारे में, फ़्लाइट के बारे में, यानी फुल जानकारी दूंगा। ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा होगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितना छोटा कर सकूं और जितना इन्फॉर्मेटिव कर सकूं उतना मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में मैं करता हूँ आपकी हेल्प ट्रैवलिंग के लिए। फर्स्ट, थाईलैंड। थाईलैंड दोस्तों मशहूर है अपना यूनिक कल्चर के लिए, अपनी नाइट लाइफ के लिए, बार के लिए, पब के लिए, ऑफ कोर्स थाई मसाज के लिए और कुछ अडल्ट बातें जो आप समझ ही गए होंगे उन सब की वजह से। पटाया बैंकॉक ही मशहूर है। पटाया मशहूर है अपने कल्चर के लिए, बीचेस के लिए, और शॉपिंग यहाँ पे आप सस्ते दामों में आराम से कर सकते हैं। अब सेकंड आता है मलेशिया। मलेशिया मशहूर है अपने टूरिस्ट मोटो ट्रूली एशिया के लिए। ब्यूटीफुल कल्चर है, अमेजिंग केव्स फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, फॉरेस्ट हैं, बीचेस हैं, डाइविंग स्पॉट है, और यहाँ का खाना भी बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स इंडियंस एंड चाइनीज़ का मिक्स है जो कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंगापुर काफ़ी मशहूर है अपने मॉडर्न आर्किटेक्ट के लिए। सिंगापुर में आपको वेस्टर्न कल्चर भी मिल जाएगा, ईस्टर्न कल्चर भी मिल जाएगा। ये मशहूर है अपनी शॉपिंग मॉल्स के लिए, फूडी डेस्टिनेशन के लिए। अगर पूरे एशिया में नहीं तो क्या हुआ, साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर काफ़ी मशहूर है अपने फूड्स के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर इसी सीरीज़ में घूमें ताकि आप कल्चरल डिफरेंस को पता कर सकें। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ जो ये वीडियो देखते वक्त आपको अपने ध्यान में रखनी है। ये ट्रिप है दोस्तों 14 दिन यानी 2 हफ्ते की। 14 दिन के अंदर है 3 कंट्रीज। एक कंट्री में आप बिताएंगे 4 दिन। 4 दिन में आप एक कंट्री में 2 सिटी तो लगभग लगभग घूम ही सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लाइट के बारे में, वीज़ा के बारे में, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी। और जो मैंने डेट चूज़ की है वेकेशन के लिए वो है 1 मई 2018। 1 मई से लेके 14 मई 2018 तक है, जिसको आप 15 मई तक कर सकते हैं। मैंने आपको बोला है कि आप एक कंट्री में 4 दिन गुजारेंगे जो हो जाते हैं 3 कंट्री के हिसाब से 12 दिन, और 1-2 दिन ऊपर आपको खाली छूटते हैं जो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसलिए छोड़े हैं ताकि आप एयरपोर्ट जाने के लिए और कुछ ट्रैवलिंग टाइम को कैलकुलेट करते हुए मैंने 1-2 दिन एक्स्ट्रा छोड़े हैं। थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। जो लोग अभी तक बेखबर हैं इस बात से कि मैं इस अपने चैनल पे इन तीनों कंट्री के ऊपर इंडिविजुअली वीडियोस बना चुका हूँ ट्रैवलिंग के लिए, तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपने इंडिविजुअली आपको जाने में इंटरेस्ट है तो आप इस तीनों कंट्री के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस लिंक पे जाके उन वीडियोस को देख के ले सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप एक ही ट्रिप में इन वन गो, एक इंडिया से आप बाहर निकलेंगे, आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर एक ही बारे में कैसे घूम सकते हैं। फर्स्ट कंट्री जो मैंने चूज़ की है पहले जाने के लिए वो है थाईलैंड। थाईलैंड में आप बिताने वाले हैं दोस्तों 4 दिन। तो अब ये जो मैंने फ़्लाइट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने फ़्लाइट की टिकट चूज़ की है मुंबई से लेके बैंकॉक तक के लिए, और ये इसका फ़्लाइट का प्राइस है 8,620 रुपये या 23 रुपये, जो भी आप कहना चाहें कह लीजिए। तो ये है मुंबई से फ़्लाइट दोस्तों। मैंने खाली मुंबई से चूज़ की है क्योंकि मैं हर जगह से चूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है और आपको बताना। अगर आप खुद चूज़ करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं किसका क्या क्या प्राइस है, तो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली यात्रा.com। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन होगा, आप डायरेक्ट जाके खुद देख सकते हैं। आप मुंबई से, दिल्ली से, बेंगलोर से, कोलकाता से, आप जहाँ से भी फ़्लाइट लेना चाहते हैं आप चेकआउट कर सकते हैं। फॉर द इंस्टेंट मुंबई से बैंकॉक की फ़्लाइट 8,600 रुपये में है, जो सस्ती है काफ़ी ज़्यादा। ये एक वन ट्रिप है, राउंड ट्रिप नहीं है। राउंड ट्रिप आपको तब करनी है जब आप अपनी लास्ट डेस्टिनेशन में होंगे और आपको वहाँ से इंडिया के लिए वापस आना है। आप फ्लाइट टिकट बुक करते वक्त एक थोड़ी सी टिप्स मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। सस्ती फ़्लाइट के चक्कर में एकदम से आप सस्ती फ़्लाइट बुक ना कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एकदम सस्ती फ़्लाइट बुक करेंगे तो आपको वहाँ पर लगेज इशू आएगा। आपको ज़्यादा वज़न ले जाने को नहीं मिलेगा, शायद सिर्फ 7-8 किलो मिले। तो आप सस्ते के चक्कर में लगेज ना छूट जाए आपका, क्योंकि आते वक्त आप जिस भी कंट्री से आएंगे जो आपकी आखिरी कंट्री होगी, जैसे कि मान लीजिए आपकी आखिरी कंट्री होने वाली है सिंगापुर, आप सिंगापुर से इंडिया के लिए वापस आएंगे, सस्ती टिकट ली, आपको लगेज अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कि लगेज लेने आने के लिए। तो इस बात को दिमाग में ध्यान रखें और सस्ते के चक्कर में अपना लगेज एयरपोर्ट में ना छोड़े या आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, ऐसी नौबत ना आने दें, क्योंकि बात वही हो जाएगी कि आपने वहाँ पर एक्स्ट्रा पे नहीं किया, आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं।
थाईलैंड के लिए मिलता है वीज़ा ऑन अराइवल, जो काफ़ी आसान होता है। मैंने वीज़ा ऑन अराइवल के लिए भी वीडियोस बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे उसको कहीं पर भी। वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप एयरपोर्ट पे लैंड होंगे, आपको वीज़ा ऑन अराइवल के डेस्क पे जाना है, फॉर्म फिलअप करना है और वहाँ पे आपको दिखाना है आप जिस भी होटल में रुकने वाले हैं उसका आईडी कार्ड, नॉट आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ, अपना आईडी कार्ड, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अपने पास में हमेशा फ़ोटोज़ रखें। 10 से 12 पेयर का फ़ोटो रखें या ज़्यादा से ज़्यादा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखने की कोशिश करें। कम से कम 15 फ़ोटो होंगी तो अच्छी होंगी, क्योंकि आपको अपनी आईडी प्रूफ़ के लिए जगह-जगह फ़ोटो शायद देनी पड़ सकती हैं अलग-अलग एयरपोर्ट पे। तो बा जगह-जगह का जाके फ़ोटो थोड़ी ना खिंचवाने वाले हैं। आप एन्जॉय करेंगे कि हाँ, वहाँ भागेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, और डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास फुल रखें वीज़ा के लिए, क्योंकि आप 3 कंट्री में घूमेंगे, कहीं पे भी कोई भी आपसे आईडी प्रूफ़ माँग सकता है। इस बात का ध्यान रखें, आईडी प्रूफ़ वाले लफड़े में ना फँसे बेमतलब में। वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस थाईलैंड में है 2000 बाहत, जो आपको वहीं पे काउंटर पे देनी होगी। अगर आप ये 2000 बाहत से बचना चाहते हैं तो आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसके लिए आपको 1000 बाहत तक देने होंगे, जो काफ़ी कम होते हैं। तो अब ये आप पे डिसाइड करता है आपको वहाँ पर जाके देने हैं कि इंडिया से देने हैं। हाँ, ये आपको एक बात याद दिला दूँ, ये बजट वीडियो नहीं है। मैं इसमें आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप 3 कंट्री 50,000 के अंदर कैसे घूम सकते हैं, 60,000 के अंदर कैसे घूम सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है अगर आप 3 कंट्री घूमेंगे और 50-60 हज़ार का बजट लेके चलेंगे। कुछ लोग अकेले जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ, तो ये सारा बजट आप पे डिपेंड करता है। मैं इस वीडियो में से आपको इतना बता रहा हूँ कि आप 3 कंट्री कैसे घूम सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हाउ यू कैन ट्रैवल 3 कंट्रीज़ इन अ वन गो। वीज़ा के बाद बात कर लेते हैं होटल की, यानी आपके रुकने की, अकोमोडेशन की। मैं आपको यहाँ पे कुछ होटल के प्राइजेस नहीं बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है इतने वीडियोस बनाने के बाद में कि लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं उनको कहाँ रहना है। मैं आपको कुछ भी फ़ोटोज़ बताऊँ या कुछ भी जगह का नाम बताऊँ, फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे डिपेंड लोग अपने हिसाब से रुकना चाहते हैं अपने बजट के अनुसार। अगर आप दोस्तों के साथ हैं, हाँ, तो ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा आप एयरबीएनबी का यूज़ करें या हाउस स्टे। ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पे आप हॉस्टल में रुक सकते हैं, अपार्टमेंट में रुक सकते हैं, और हॉस्टल या अपार्टमेंट में रुकना होटल से रुकना सस्ता होता है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, तो ये एक अलग बात है। दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये अलग बात है। दोस्तों के साथ आप छोटी मोटी जगहों पर रह के अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। फैमिली के साथ ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और अब पैसे बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ये दोनों अलग अलग बात है। इसलिए अगर आप फैमिली मेम्बर हैं जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं बुक करता हूँ होटल trivago.com से, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसेंट दिनों में मुझे लगा है कि ट्रिवेगो ज़्यादा बेटर है दूसरी साइट से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसके लिए। और एयरबीएनबी का सिस्टम, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, या आप गूगल पे देख सकते हैं हॉस्टल्स बैंकॉक के अंदर। मैं उसका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन लिंक से भरा होने वाला है, बहुत सारे लिंक होंगे। लिंक इसलिए डालता हूँ ताकि वो आपको हेल्पफुल मिले। आप उस लिंक पे क्लिक करें, आप डायरेक्टली उस जगह पे पहुँचे, आपको ज़्यादा रिसर्च ना करना पड़े अपने रुकने के लिए जगह जगह। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि वो बैंकॉक में कहाँ घूम सकते हैं दोस्तों, तो इसके लिए मैं इस वीडियो में तो आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ। आप दूसरे वीडियोस मेरे चैनल पर देखें जिसमें मैंने फुल इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको कितना क्या पे करना पड़ेगा, गाइड्स कैसे आप ले सकते हैं। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दूसरे वीडियोस पे है थाईलैंड के ऊपर। और बात कर लेते हैं 2 दिन दोस्तों बैंकॉक में रुकने के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं पटाया। मैंने पटाया को इसलिए जोड़ा है यहाँ पे कि बैंकॉक के बाद या बैंकॉक से पहले सबसे ज़्यादा लोग पटाया जाना पसंद करते हैं उसके बीचेस की वजह से। बैंकॉक से पटाया 150 किलोमीटर है, और ये 150 किलोमीटर का सफ़र आप फ्लाइट से कर सकते हैं, बस से कर सकते हैं, अपने लिए खुद कैब बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों कैब बुक करेंगे, खुद दोस्त 2-3 दोस्तों के साथ जाएंगे, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। पटाया जाने के लिए सबसे रीज़नेबल थिंग होती है बस। आप बस का यूज़ करें, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, यानी ज़्यादा बाहर भी नहीं लगते हैं। आप बस का यूज़ कर सकते हैं। बस जाने के लिए जगह जगह बस स्टेशन से बस जाती हैं पटाया के लिए। फ़्लाइट जाएगा, फ़्लाइट भी जाती है, आप फ़्लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके बजट पे। बस बुक करने के लिए, फ़्लाइट बुक करने के लिए इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, आपको ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं होगी। आप पटाया जाके भी घूम सकते हैं और मज़े ले सकते हैं इस ट्रिप का। तो दोस्तों ये सारी बातें हो गई खाली थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड के बारे में आपको मैंने फ़्लाइट के बारे में बता दिया, वीज़ा के बारे में बता दिया, होटल्स के बारे में बता दिया, और बैंकॉक टू पटाया कैसे ट्रैवल कर सकते हैं ये भी बता दिया। यहाँ तक कि मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाया है कि आप बैंकॉक टू पटाया अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन से कैसे जा सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट से रिलेटेड, कितने लोग, कहाँ से क्या मिलता है,
ये सब भी उसमें ही होगा, आप वहाँ जाके देख लीजिए। थाईलैंड के बाद बात कर लेते हैं मलेशिया की। पर मलेशिया की शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि वो मलेशिया जाएँ कैसे? अब मलेशिया जाने के लिए आप अगर आप पटाया में हैं तो आप पटाया से बस ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं पियांगनांग आने के लिए। पियांगनांग मैंने इसलिए चुना है मलेशिया के कोलालंपुर की वजह से, क्योंकि ज्योग्राफिकली पटाया से पियांगनांग ज़्यादा पास में है, वो नॉर्थ में है, तो आप पियांगनांग के बाद कोलालंपुर जा सकते हैं। इसके लिए आप बस यूज़ करें तो आपको सस्ती पड़ेगी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, राउंड ऑफ करके आपको 400 रुपये पर पर्सन पड़ रही है। दोस्तों आप एक काम और भी ये कर सकते हैं कि आप जब बैंकॉक में लैंड करें तो बैंकॉक से आप डायरेक्ट पटाया जा सकते हैं। अगर आपको पटाया सूट कर रहा है 2 दिन पटाया जाइए, फिर वापस बैंकॉक में 2 दिन रहिए और बैंकॉक से पियांगनांग के लिए आप बसेस या ट्रेन ले सकते हैं। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप बसेस बुक करने के लिए तो आप कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उस लिंक पे जाना है। आप सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड कहीं के लिए भी बस बुक कर सकते हैं इस साइट से सस्ते दामों में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आपको बसेस कैसे बुक करनी है। बहुत आसान है, यहाँ पे आपको ज़्यादा अपना दिमाग या मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने लिंक दिया है, जाइए क्लिक कीजिए। अगर आप सीरियसली है जाने के लिए तो बुक कीजिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वीज़ा की। मलेशिया के लिए वीज़ा के लिए आपको इंडिया से ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा निकलने से पहले। तो जो भी आप ये प्लान कर रहे हैं, इसका वीज़ा आपको दोस्तों 4 से 5 दिन में आ जाता है। मैक्सिमम 5 से 6, 1 हफ्ता लगेगा आपको। 1 हफ्ता लगता नहीं है, उससे पहले ही आ जाता है ई वीज़ा आपके पास में। अगर आपके पास ई वीज़ा है तो दोस्तों आपको काफ़ी आसानी होगी एक्चुअली, क्योंकि खाली थाईलैंड के लिए आपको अराइवल ऑन वीज़ा है। एज ए इंडियन आपको मलेशिया के लिए थर्ड कंट्री से आपको नहीं मिलेगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इंडिया से डायरेक्ट मलेशिया जाइए, आपको मिल जाएगा वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पे। और उसके बाद अगर आप थाईलैंड जाएंगे तो आपको वापस से वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, जिसके लिए आपको थाईलैंड के लिए कुछ एक्स्ट्रा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने यहाँ पे ऐसा चूज़ किया है कि आप पहले बैंकॉक जाए, पहले थाईलैंड जाइए, उसके बाद मलेशिया आइए। और मलेशिया आने के लिए आपको इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा फॉर ई वीज़ा, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको पहले थाईलैंड पड़ता है, देन मलेशिया, देन सबसे लास्ट में सिंगापुर, सिंगापुर से राउंड करके वापस इंडिया। इसलिए आपको ये बात मैं फिर से ध्यान से बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाइए ऑनलाइन अपने ई वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। काफ़ी आसान है और जितना पेमेंट करना है आप वहाँ पर देख सकते हैं। पेमेंट भी मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है, 1000-1200 रुपये है, जो वर्थ इट है मलेशिया के लिए। अब बस से पियांगनांग पहुंचने के बाद आप वहां पर घूम सकते हैं केक कॉजी, खोकॉन्जी, पियांग हिल, पियांग नेशनल पार्क। ये वेल ओवर 2 दिन में हो जाएगा। सबसे मशहूर जगह पियांगनांग में घूमने के लिए है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन में ज़रूर जाना भूलें। और दोस्तों जॉर्ज टाउन से एक बात और मुझे याद आई है कि अगर इसके बाद आप सिंगापुर जाएंगे तो आप जॉर्ज टाउन में दोस्तों सिंगापुर के लिए एज एन इंडियन अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। पर मैं आपको फिर से यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, सिंगापुर और मलेशिया के लिए दोनों के लिए जगह ई वीज़ा लगता है। यू कैन अप्लाई फॉर बोथ, और दोनों कम से कम 3 से 4 दिन लेते हैं। ईमेल पे आपको उसका वीज़ा आ जाएगा, आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकालना है। तो वीज़ा की जहाँ तक बात है तो आप इंडिया से करके जाएं, आपको काफ़ी आसानी होगी। आपको जो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। अब 2 दिन पियांगनांग में गुजारने के बाद आप कोलालंपुर भी जा सकते हैं। कोलालंपुर वहाँ से 350 किलोमीटर के आसपास है। आप अगर सबसे सस्ता ट्रैवल करेंगे पियांगनांग से कोलालंपुर जाने के लिए, आप बस का यूज़ कर सकते हैं। बस का मिनिमम कॉस्ट होता है वहाँ पे 30 रिंगेट, जो होता है 990 इंडियन रुपीज़ के बराबर। और रुपीज़ से मुझे याद आया, आप 3 कंट्री घूमेंगे, 3 अलग अलग करेंसीज़ हैं। अब ये आपको कैसे आप करेंसी ट्रांसफ़र करेंगे, तो जहाँ तक मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, आप डॉलर लीजिए और एयरपोर्ट पे कभी भी एक्सचेंज ना कीजिए। एयरपोर्ट का एक्सचेंज रेट सबसे गंदा होता है, ये सबको पता है, मोस्ट कॉमन चीज़ है ये। इंडिया में डॉलर्स आपको किसी भी एजेंट से या किसी भी एजेंसी या ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी सिटीज़ में रहते हो, एजेंसी बहुत सारी होती है जो आपको इंडियन रुपीज़ के बदले डॉलर्स देंगी, तो आप डॉलर्स वहाँ पे बैंक में जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तो कोई बड़ी डरने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है। यू कैन एक्सचेंज इट इन एनी बैंक ऑफ एनी कंट्री। और जहाँ तक बात रही दोस्तों पियांगनांग या कोलालंपुर में होटल्स की बात, तो होटल्स की बात मैं फिर से कहूँगा, मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली ट्रेवेगा इस चैनल को क्या इस किसी भी चीज़ को स्पॉन्सर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, बस मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि
आपके लिए आसानी हो, कौन सी ऐप या कौन सी साइट्स आपको कम से कम दाम प्रोवाइड करा सकती है और आपके पैसे बचा सकती है। तो अगर आप सिंगल हैं, दोस्तों के साथ हैं, तो एयरबीएनबी का इस्तेमाल करें, हॉस्टल्स का इस्तेमाल करें, नहीं तो होटल्स का इस्तेमाल कर लीजिए। होटल्स आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो मुझे इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होटल बुक करना मुझे लगता है सबसे कॉमन चीज़ है। बहुत सारे लोग होटल बुक करते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, ना ही इसमें कोई बहुत मुश्किल आती है होटल बुक्स करने में। आखिरी डेस्टिनेशन इस ट्रिप का है सिंगापुर। 2 दिन में सिंगापुर घूमने के लिए आप नाइट सफारी का आनंद ले सकते हैं सिंगापुर में। हाफ डे का टूर ले सकते हैं सिंगापुर का, इंक्लूडिंग ऑर्किड पार्क, सीएए एक्वेरियम अटेंड जा सकते हैं, और आप अटेंड कर सकते हैं विंग्स ऑफ द टाइम शो एट सेंटोजा आइलैंड। तो ये 2 दिन सिंगापुर में करने के लिए बहुत होगा। आप ज़्यादा तो नहीं देख पाएंगे, पर फिर भी 3 कंट्री कर रहे हैं आप 2 हफ्ते के अंदर, तो 4 दिन के हिसाब से बहुत है। आप एक्स्ट्रा भी अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं सिंगापुर। अगर आप ऐसे ट्रैवलर जाएंगे, खुद थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। अब इस वीडियो को मैंने बनाया है, थाईलैंड पहले मैंने लिया है, देन मलेशिया लिया है, देन सिंगापुर लिया है। अब इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहले मलेशिया ले सकते हैं, देन सिंगापुर ले सकते हैं, देन थाईलैंड ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा मकसद इस वीडियो में ये था कि आप इन 3 कंट्री को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं 14 दिन के अंदर। हाँ, एक कंट्री को देखो दोस्तों, देखने के लिए तो कितने भी दिन कम पड़ते हैं। अगर आप खाली थाईलैंड को देखेंगे तो आपको 1 महीना चाहिए होगा, पर आपका बजट भी उतना होना चाहिए, और ज़्यादातर का बजट इतना नहीं होता है। आप इन 3 कंट्रियों को अपने हिसाब से अपने लिए बजट बना के घूम सकते हैं। मेरा काम बस इतना था, आपको बताना कि आप वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करें, कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, और आपको क्या-क्या मुश्किल आ सकती है। डिस्क्रिप्शन लिंक से भरा होने वाला है। मैं हर एक लिंक के आगे लिख दूंगा कि कौन सा लिंक किसके लिए है, तो आपको सिर्फ जाके चेक करना है। आपको सिर्फ उसमें डेट डालनी है अपने हिसाब से, और एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन का नाम डालना है। अगर आप इन तीनों पे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आप एक दिन में क्या क्या घूम सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उनको अलग से दे सकते हैं, या चैनल पे जाके अलग से देख सकते हैं। करेंसी कैसे आपको लेनी है, सिंगापुर में आपको 5 दिन कैसे रुकना है, मलेशिया में आप कोलालंपुर इंक्लूडिंग अदर डेस्टिनेशन कैसे घूम सकते हैं, कितने बजट के अंदर, ये सब बातें मैंने उन वीडियोज़ में एक एक करके बताई है। इस टाइप का वीडियो दोस्तों मैंने पहली बार बनाया है, इसलिए कुछ भी गलती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं बस आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए, या आपको मेहनत ना करना पड़े इन सब प्लानिंग के लिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए यहीं पर प्लानिंग कर रहा हूं। तो अच्छा लगे तो बताइए, नहीं लगे तो बताइए, गाली ना दीजिए। चले मिलते हैं अगले वीडियो में।